हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। हम लोग केजीएस आईएएस के टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे और इस क्रम में जो है ये केजीएस आईएएस का 15वां टेस्ट है। ध्यान देंगे, ये एक फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 150 प्रश्न होंगे और प्रश्न सभी विषयों से संबंधित होंगे। हम लोगों ने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है केजीएस आईएएस के नाम से। आप उसके अन्य टेस्टों को भी उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो सर्च कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कहता है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो ध्यान देंगे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उस समय राज्य सूची के विषयों पर सांसद के कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, जहाँ तक व्याख्या की बात है तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारतीय संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 250 के तहत तब प्राप्त होता है जब आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 जो है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 301 जो है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। व्याख्या की बात है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका अर्थ है कि नागरिक बिना किसी अनुचित प्रतिबंध के देश के भीतर व्यापार, कारोबार और यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और संविधान के भाग 13 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। तो अनुच्छेद 301 का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 की बात थी तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावित होता है? तो ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए होगा। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि घोषित करने के बाद आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है जिस दिन भारत का चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है और यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विभिन्न संवैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला कथन कहता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा कह रहा है वह पद छोड़ने के बाद अन्य पद के लिए पात्र होता है। तो ध्यान देंगे वह पद छोड़ने के बाद अन्य पदों के लिए पात्र नहीं होता है। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कहता है, भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत का महान न्यायवादी सरकारी सेवक नहीं होता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे कि उसे किसी सार्वजनिक कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामान्य कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हटाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट 4 देखते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, वित्त आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 280 के तहत, लेकिन इसकी सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, ऐसा नहीं है। इसकी सिफारिशें जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन से गलत हैं, तो चारों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के भाग के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी है? तो समान नागरिक संहिता जो है इसका उत्तर होगा। समान नागरिक संहिता को भारतीय संविधान के मूल ढांचे के भाग के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए जहाँ तक समान नागरिक संहिता की बात है तो ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत में डबल जियोपार्डी के संरक्षण की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन 20 का क्लाउज 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 क्लाउज 2 में यह गारंटी दी गई है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता।
इस सिद्धांत को डबल जियोपार्डी कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार-बार मुकदमे या दंड से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी पंचायत को उसके गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो संविधान के अनुसार सही प्रावधान क्या है? तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसे केवल शेष कार्यकाल के लिए पुनर्गठित किया जाता है। तो अगर किसी पंचायत का जो कार्यकाल है, वो 2 वर्ष के बाद ही समाप्त हो जाता है या भंग हो जाता है, तो फिर बाकी के जो वर्ष बचे रहते हैं, सिर्फ शेष कार्यकाल के लिए ही पुनः उसको गठित किया जाता है। ठीक है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार यदि किसी पंचायत को उसकी निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले भंग कर दिया जाता है, तो उसके स्थान पर गठित की गई पंचायत केवल उसी अवशिष्ट अवधि के लिए कार्य करेगी जितनी अवधि तक वह पंचायत कार्यरत रहती, यदि उसे भंग नहीं किया गया होता। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी स्थापना 1994 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, ताकि शिकायत का निवारण किया जा सके और नीतिगत सुधारों की सिफारिश की जा सके। तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1994 में नहीं बल्कि 1992 में की गई थी। ठीक है? और ये संविधिक निकाय है। ठीक है? वैधानिक नहीं बल्कि यह क्या है, एक संविधिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण करना और नीतिगत सुधारों की सिफारिश करना है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई हैं। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है, इसकी अध्यक्ष न्यायिक सेवा की पृष्ठभूमि वाली महिला होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है। अधिनियम में यह अनिवार्य नहीं है कि अध्यक्ष न्यायिक सेवा से ही हो। आवश्यक यह है कि अध्यक्ष कोई प्रतिष्ठित और सक्षम व्यक्ति हो जो महिला के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हो। ठीक है? तो स्टेटमेंट 2 जो है ना, ये भी गलत है। ठीक है? चलिए स्टेटमेंट 3 देखते हैं। कहता है, इसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है? जो आंसर की दिया गया है उसमें इसका उत्तर बी माना गया है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है, अगर आप इसे लक्ष्मीकांत बुक में इसके डिटेल प्रोविजंस को देखेंगे तो पाएंगे कि इसके अध्यक्ष जो है ना, उसे न्यायिक सेवा की पृष्ठभूमि वाली महिला का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए है, क्योंकि इसका निर्धारण सांसद द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है? बाकी स्टेटमेंट्स को भी देखते हैं। अगला कहता है, न्यायाधीश के नियुक्ति हो जाने के बाद सांसद उनके वेतन और भत्तों को प्रतिकूल रूप से संशोधित कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रतिकूल रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है? यानी किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन जो है इसमें नहीं किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। थर्ड है, ये भारत की सार्वजनिक निधि पर भारित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है? ध्यान रखिएगा कि जो इनका जो वेतन है न्यायाधीश का, वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है? चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट थर्ड है, इन पर संसद में चर्चा की जा सकती है और इन पर मतदान किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है? इन पर मतदान नहीं किया जा सकता है। तो हमसे सही कथन पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन 1 जो था वो हमारा सही था, ऑप्शन ए, इसलिए इसका सही उत्तर 9 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, किसी राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है, राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहले ऐसा प्रावधान था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। ठीक है? अगला है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है, जब तक कि उसे पहले भंग ना कर दिया जाए। तो इस तरीके से हमसे सही पूछा जा रहा था। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की नामांकन की व्यवस्था
निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक परंपरा से प्रेरित है? तो ध्यान देंगे इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से जो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ऐसा प्रावधान आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड से हमने और क्या लिया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ से लिया गया है। सोवियत संघ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167। ठीक है, अनुच्छेद 167 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रस्तावित विधेयक की जानकारी राज्यपाल को देनी होगी और राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मांगी गई कोई भी जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंधित सिद्धांतों और परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की इच्छा से दूसरी बार भी नियुक्त किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान या परंपरा में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के विवेकाधिकार से दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब तक पद पर रहता है जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता या त्यागपत्र द्वारा हटाया नहीं जाता, और इसके बाद वह पद वरिष्ठता के आधार पर अगले पात्र न्यायाधीश को दे दिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता के सिद्धांत को अनिवार्य नहीं किया गया है। यह केवल एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से परामर्श के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, लेकिन संविधान में वरिष्ठता का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 देखते हैं। वरिष्ठता का सिद्धांत एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ है जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर द्वारा निर्देशित होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, हमें सही कथन को चुनना था, तो 2 और 3 सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह जनजातीय लोगों को भूमि और गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? यह जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकेगा। ठीक है, तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान करती है, जिसमें आदिवासी हितों की रक्षा और शोषण को रोकने के उद्देश्य से आदिवासी भूमि के गैर आदिवासियों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध शामिल है। यह किसी स्थानीय स्वशासन निकाय की स्थापना नहीं करती, हालांकि यह जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान करती है। ना ही यह राज्य को विशेष श्रेणी राज्य घोषित करती है और ना ही उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? यह जनजातीय लोगों को भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ से इकोनॉमिक्स के प्रश्न शुरू होते हैं। अभी हम लोगों ने पॉलिटी के प्रश्न देखे थे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 16 जो है, पहला प्रश्न क्या कहता है? ई रूपी के लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ई रूपी के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, यह भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत को कम करता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कहता है, यह वाणिज्यिक बैंकों में तरलता को कम करता है। तो देखिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ई रूपी का जब निर्माण किया गया था या ऐसा प्रावधान किया जा रहा था, तो उसमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं था कि ई रूपी जो है तरलता को कम करने के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, तीसरा है, यह मुद्रा की निगरानी को बढ़ाता है। तो बिल्कुल डिजिटलीकरण होने से निगरानी बढ़ता है। तो इस तरीके से हमसे सही कथन पूछा जा रहा है, तो प्रथम और तृतीय सही है, 1 और 3, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। डिजिटल रुपये यानी ई रुपया भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीटी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह भौतिक मुद्रा का डिजिटल रूप है और इसमें नकद जैसी विशेषताएं होती हैं, जैसे आरबीआई की गारंटी, उपयोग में सरलता और लेन-देन का अंतिम निपटान। ई रुपये के लाभ की बात करें तो यह वित्तीय समावेशन, भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत को कम करता है, नकली मुद्रा की संभावनाओं को कम करता है और धन के प्रवाह में पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है,
निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कर प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ध्यान रखेंगे कि इसका उत्तर होगा आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है। ठीक है, आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है, यही जो है प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रगतिशील कर प्रणाली में उच्च आय वाले व्यक्तियों को अपने आय का अधिक प्रतिशत कर के रूप में देना होता है, जबकि निम्न आय वाले व्यक्तियों को कम प्रतिशत देना होता है। यह प्रणाली न्याय सुनिश्चित करने और आय असमानता को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें अधिक भुगतान करने की क्षमता रखने वाले पर अधिक भार डाला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान देंगे ये एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ध्यान देंगे कि 19 का उत्तर ऑप्शन बी होगा, नरसिम्हम समिति जो है वो गरीबी से संबंधित नहीं है। जहां तक वाई के अलग समिति की बात है, ठीक है, तो वाई की अलग समिति, एनसी सक्सेना समिति और रंगराजन समिति का गठन भारत में गरीबी के आकलन की पद्धति को अध्ययन करने और उस पर सिफारिश देने के उद्देश्य से किया गया था। वहीं नरसिम्हम समिति का उद्देश्य गरीबी का आकलन नहीं, बल्कि भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार की सिफारिश करना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसर लागत को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? जहां तक अवसर लागत का अर्थ है, यह त्याग दिए गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होता है। ठीक है, अवसर लागत क्या होता है? यह त्याग दिए गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अवसर लागत का मतलब है वह लाभ जो आप तब खो देते हैं जब आप किसी एक विकल्प को चुनते समय दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को छोड़ देते हैं। सरल शब्द में यह उस फैसले की कीमत होती है जो आप बेहतर विकल्प को त्याग कर चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 कह रहा है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा कितनी है? तो ध्यान देंगे कि वर्तमान सीमा जो है 100% है। ठीक है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की वर्तमान सीमा 100% है। भारत में उत्पादित या निर्मित खाद्य वस्तुओं में खुदरा व्यापार और ई कॉमर्स के कुछ शर्तों के तहत स्वचालित मार्ग के माध्यम से अधिकतर गतिविधियों के लिए अनुमति प्राप्त है, यानी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्रांति और संबंधित उत्पाद के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा सिल्वर फाइबर क्रांति सिल्क। ठीक है, तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये गलत मिलान किया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। हरित क्रांति की जहां तक बात है तो इसके जनक एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं, जिन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। और हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से संबंधित है। वहीं श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है इसके जनक वर्गीस कुरियन माने जाते हैं और यह दूध से संबंधित है। वहीं नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, वहीं सिल्वर फाइबर क्रांति की बात करें तो वह वास्तव में रेशम से नहीं बल्कि कपास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सिल्क नहीं बल्कि कॉटन से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये अभिकथन और कारक वाला प्रश्न है। अभिकथन कहता है, व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन नहीं दर्शाता। तो ऐसा नहीं है, ये प्रतिकूल संतुलन दर्शा सकता है। वहीं कारण की बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात ही व्यापार संतुलन कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से असर्शन और रीजन दोनों गलत है। इसका सही उत्तर जो है ए और बी दोनों असत्य होगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो किसी देश का व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन, जिसे व्यापार घाटा भी कहा जाता है, तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, अर्थात वह विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर उतना खर्च करता है जितना वह अपने उत्पादों को विदेश में बेचकर अर्जित करता है। व्यापार संतुलन केवल वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच का अंतर होता है, ना कि सेवाओं का। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे सेवा दिया गया है, ये सेवा इसमें नहीं होगा, बल्कि सिर्फ वस्तुओं के निर्यात और आयात पर ही व्यापार संतुलन निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेवाएं गलत दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में औद्योगिक नीति का निर्माण या अंगीकरण नहीं किया गया था? तो जहां तक इस प्रश्न की बात है तो 1952 में जो है किसी भी औद्योगिक नीति का निर्माण या अंगीकरण नहीं किया गया है। जहां तक 1948 का बात है तो प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था। 1956 की बात करें तो द्वितीय और सबसे व्यापक औद्योगिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था, जो समाजवादी समाज की अवधारणा पर आधारित था। वहीं 1991 की बात करें
तो 1991 में नई औद्योगिक नीति लाई गई थी जिसका मुख्य जोर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को दर्शाता है। वहीं 1952 की जहाँ तक बात करें तो इस वर्ष कोई भी औद्योगिक नीति नहीं बनाई गई थी या ना ही कोई औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इसे भारत भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ध्यान देंगे कि अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो भारतीय रेलवे की एक दीर्घकालिक पहल है जिसे रेल मंत्रालय ने फरवरी 2023 में शुरू किया था। जिसे इस योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है यह योजना अल्पकालिक योजना पर आधारित है और केवल नई सुविधाएं जोड़ने पर केंद्रित है, मौजूदा सुविधाओं को उन्नत नहीं करता। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह योजना दीर्घकालिक मास्टर प्लानिंग पर केंद्रित है जिससे न केवल नई सुविधाओं की शुरुआत की जाती है बल्कि मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन या प्रतिस्थापन भी शामिल होता है। ठीक है, तो हमें जो है इसमें सही कथन को चुनना था, केवल स्टेटमेंट 1 सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बैगनी अर्थव्यवस्था की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके आकलन को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ये जो बैगनी अर्थव्यवस्था होती है ये केयर अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, तो बैगनी अर्थव्यवस्था जिसे देखभाल अर्थव्यवस्था यानी केयर इकोनॉमी भी कहा जाता है का उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू कार्य जैसे सवेतन और निशुल्क देखभाल कार्यों को मान्यता देना, उनका मूल्यांकन करना और उनका आकलन करना है। यह देखभाल से जुड़ी गतिविधियों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है और इन्हें आर्थिक नीतियों तथा राष्ट्रीय लेखांकन में शामिल किए जाने की पैरवी करती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ये जो बैगनी अर्थव्यवस्था है वो केयर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, केयर इकोनॉमी से। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान देंगे कि आईएमएफ की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की औपचारिक स्थापना 1945 में हुई। इसकी आधारशिला जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान रखी गई थी, लेकिन आईएमएफ आधिकारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया जब 29 देशों ने इसके समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस संस्था ने अपना वित्तीय कार्य 1947 से आरंभ किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बॉटलनेक मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है। तो जहां तक बॉटलनेक मुद्रास्फीति का सवाल है तो यह उत्पाद के बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति होती है, यानी यह उत्पादन में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए बोटलनेक मुद्रास्फीति के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो बोटलनेक मुद्रास्फीति उस स्थिति को दर्शाती है जब अर्थव्यवस्था में आपूर्ति पक्ष की बाधाओं के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। इनमें कच्चे माल की कमी, सीमित उत्पादन क्षमता, परिवहन में व्यवधान या कुशल श्रमिकों की कमी जैसी समस्याएं शामिल होती हैं। ये बॉटलनेक्स वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू प्रवाह में रुकावट डालते हैं, जिससे आपूर्ति मांग की तुलना में कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं, भले ही कुल मांग या मुद्रा आपूर्ति में कोई विशेष वृद्धि ना हुई हो। ठीक है, तो बोटलनेक मुद्रास्फीति समझ चुके होंगे, यह उत्पादन में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हाल ही में चर्चा में रहा शब्द गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है। तो जहां तक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था का सवाल है तो यह संतुलित और स्थिर समष्टि आर्थिक नीति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होता है, संतुलित और स्थिर समष्टि आर्थिक नीति। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था जो है जिसमें संतुलित आर्थिक वृद्धि और कम मुद्रास्फीति होती है, ऐसी स्थिति होती है जो केंद्रीय बैंक के लिए तटस्थ या थोड़ी नरम मौद्रिक नीति अपनाने के लिए उपयुक्त होती है। इसका मतलब यह है कि ब्याज दरों में ना तो तेजी से बढ़ोतरी की जाती है और ना ही उसे अधिक घटाया जाता है, बल्कि ऐसा संतुलन रखा जाता है जिससे आर्थिक विकास जारी रहे और महंगाई भी नियंत्रित बनी रहे। ठीक है, तो हम लोगों ने गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था भी समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में बायो विलेज 2.0 पहल की शुरुआत की गई है। तो ध्यान देंगे ये पहल जो है त्रिपुरा राज्य में किया गया है। ठीक है, बायो विलेज 2.0। बायो विलेज 2.0 पहली बार वर्ष 2018 में त्रिपुरा में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं को एकीकृत करके सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करते हुए आजीविका में सुधार किया जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पहल से संबंधित में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तो ये बिल्कुल सही है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इसका उद्देश्य राज्यों और जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और नई दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों की चुनाव प्रक्रिया को एक समान बनाना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जहां तक एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है, तो इस पहल का उद्देश्य राज्यों और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और नई दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों की चुनाव प्रक्रिया को संरेखित करते हुए, ताकि लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर किया जा सके, ऐसा करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ध्यान देंगे कि एनपीएस वात्सल्य योजना जो है, ये बजट 2025-26 के दौरान जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सभी नाबालिग नागरिक इस योजना के पात्र होंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, खाता किसी नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है और इसे माता पिता या अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यह वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं, बल्कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय नहीं, बल्कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा था सही उत्तर का चयन। ठीक है, और कौन से कथन सही है पूछा जा रहा था। तो कथन 1 और 2 सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नैनो पोर्स मल्टी लेयर्ड पॉलीमरिक मेम्ब्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट क्या है, इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। ये बिल्कुल सही है, इसे डीआरडीओ के द्वारा ही विकसित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट कहता है इसे मूल रूप से औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तीसरा कह रहा है इसकी बहुस्तरीय मेम्ब्रेन संरचना निम्न दाब की स्थितियों में स्थायित्व में सुधार करती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमसे पूछा जा रहा है कौन से कथन सही हैं, तो केवल एक सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। नैनो पोर्स बहुस्तरीय पॉलीमर झिल्ली का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला द्वारा किया गया है। नैनोपोज मल्टी लेयर्ड पॉलीमरेन को डीआरडीओ द्वारा विशेष रूप से समुद्री जल के विलवरीकरण के उद्देश्य से विकसित किया गया, यानी खारे समुद्री पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदलने के लिए, ना कि प्राथमिक रूप से औद्योगिक अपशिष्ट जल का शोधन करने के लिए। इस झिल्ली की बहुस्तरीय संरचना को विशेष रूप से उच्च लवणता और क्लोराइड आयनों से होने वाले नुकसान को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे उच्च दाब को झेलने में सक्षम बनाया गया है, जिससे यह कठिन समुद्री परिस्थितियों और रिजर्व ऑस्मोसिस जैसे उच्च दाब प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है, ना कि कम दाब वाली परिस्थितियों के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 33 का ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड यानी अश्वनी की स्थापना के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है? अश्वनी एक संयुक्त उद्यम है जिसे एनटीपीसी और एनपीसीआईएल की हिस्सेदारी और एनटीपीसी की 49% हिस्सेदारी। इस संयुक्त उद्यम की स्थापना भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण, स्वामित्व और संचालन के उद्देश्य से की गई है। सरकार द्वारा इस संयुक्त उद्यम को बड़े निवेश की मंजूरी दी गई है। साथ ही माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना जैसे प्रमुख परमाणु परियोजनाओं को अश्वनी को हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति दी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने MAL नामक एक नए रक्त समूह की पहचान की है? तो ये जो है ब्रिस्टल विश्वविद्यालय है। ठीक है, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय ने MAL नामक एक नया रक्त समूह खोजा है। इस खोज में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के सहयोग से किया है और इस रक्त समूह के पीछे का आनुवांशिक कारण स्पष्ट किया है, जिसे ANWJ एंटीजन से जुड़ी वर्षों पुरानी पहेली का समाधान हो गया है। तो देखिए, बस सिंपल ये ध्यान रखिएगा
कि MAL नामक जो नया रक्त समूह की पहचान की गई है, वो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के द्वारा इसका खोज किया गया है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है? तो ध्यान देंगे कि सही उत्तर जो है इसका जॉर्डन होगा। ठीक है? जॉर्डन। जॉर्डन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा औपचारिक रूप से कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी से मुक्त घोषित किया गया है। जॉर्डन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए WHO से सत्यापन प्राप्त हुआ है, जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है, हाल ही में यूनेस्को के 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को नामित किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है? इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में 23 जियो पार्क मौजूद हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है? भारत में जो है कोई भी वैश्विक जियो पार्क अभी तक नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट थर्ड है, ये एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जो संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों की रक्षा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है? हमसे पूछा जा रहा है कौन से सही है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट थर्ड जो है वो सही है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के मामले में कमी लाने के लिए कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की है? तो ध्यान देंगे ये क्वाड के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है? क्वाड जो है अभी विल्मिंगटन में 2024 में जो विल्मिंगटन में इसका आयोजन हुआ था, अमेरिका के विल्मिंगटन में, वहीं पर कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, भारतीय वायुसेना के अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, AP सिंह। ठीक है? AP सिंह। चलिए, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि AP सिंह यानी अमरप्रीत सिंह जो है अभी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है? वहीं थल सेना की बात करें तो दिनेश त्रिपाठी हैं। ठीक है? सॉरी, थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी, वहीं नौसेना की बात करें तो वो हैं दिनेश त्रिपाठी। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया है? ठीक है? तो किस राज्य में बांस टावर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है? छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कठिया गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 140 मतलब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ध्यान देंगे कि ये ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चुब जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है? कोनोनेको और चुब ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के तहत अंतरिक्ष में लगातार सबसे अधिक समय तक रहने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड पहले सितंबर 2023 में अंतरिक्ष यात्री सरगोई प्रोकोपियो और नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रांसिस्को रूबियो ने बनाया था। इन तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल 370 दिन, 21 घंटे और 22 मिनट और 16 सेकंड बिताए थे। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चुब। ठीक है? इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ओलेग कोनोनेको का। ये काफी चर्चित रहे थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारत में पहली बार विश्व स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो भारत में पहली बार जो है 20 सितंबर 2024 को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन फोरकास्टिंग पहल का क्या नाम है? तो ध्यान देंगे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, विजियो नेक्स्ट। ठीक है? विजियो नेक्स्ट इसका नाम है, जिसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। एक फैशन पूर्वानुमान पहल के है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके फैशन रुझानों की जानकारी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और डिजाइन की वैश्विक उपस्थिति को सशक्त बनाना है, साथ ही फैशन उद्योग में स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, क्षय रोग यानी टीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्षय रोग यानी टीबी जो है यह मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, टीबी जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है
टीबी के समान लक्षण में बुखार, थकान और वजन का घटना शामिल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैल सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे सही पूछा जा रहा है, यानी 2 और 3 सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्षय रोग यानी टीबी जो है, यह मुख्य रूप से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो फेफड़े प्रभावित करता है। टीबी के समान लक्षण में अस्पष्टीकृत वजन घटना, लगातार थकान, बुखार, रात में पसीना आना और लगातार खांसी शामिल है। ये लक्षण आमतौर पर संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया का संकेत देते हैं। टीबी अत्यधिक संक्रामक है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने पर श्वसन बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। यह एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, खासकर भीड़-भाड़ वाले या कम हवादार वाले इलाके में। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 समझ चुके हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 प्रस्तुत किया गया है? तो ध्यान देंगे कि बंगाल में जो आरजीकर कॉलेज में बलात्कार का मामला सामने आया था, उसके बाद पश्चिम बंगाल ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार प्रथम खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान देंगे कि यह नालंदा के राजगीर में शुरू किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, मौर्य प्रशासन की कौन सी विशेषता अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य तत्वों के सप्तांग सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? तो ध्यान रखिएगा, सप्तांग सिद्धांत जो है वो अर्थशास्त्र में वर्णित है और ये मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देती थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साम्राज्य का जनपदों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन। ठीक है, साम्राज्य का जनपदों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सप्तांग सिद्धांत में जनपद अर्थात क्षेत्र और जनसंख्या को एक प्रमुख अंग के रूप में माना गया है, जिसकी स्पष्ट झलक मौर्यकालीन परंपरा में साम्राज्य को जनपदों और छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांटने की व्यवस्था में देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य विकल्प जैसे अमात्य यानी राज्यपाल, दंड यानी जासूसी व्यवस्था, कोष यानी आर्थिक विभाग मौर्य प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर सप्तांग सिद्धांत में वर्णित जनपद तत्व से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी विवरण में गुप्त काल के दौरान महिलाओं द्वारा आत्मदाह की प्रथा का उल्लेख है? तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फाहियान। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है भारत के भ्रमण पे आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में आत्मदाह यानी सती प्रथा का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह युद्ध यमुना नदी के तट पर लड़ा गया था, तो देखिए यह यमुना नदी के तट पर नहीं लड़ा गया था, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 जो है गलत है। ठीक है, जहां तक 10 राजा युद्ध की बात है, तो यह पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। वहीं यह भरत और जनजातियों के संघ जिसमें पुरु और द्रुहु शामिल थे के बीच लड़ा गया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये भरत और अन्य जातियों के जिसमें पुरु और द्रुहु शामिल थे उनके बीच लड़ा गया था। तो 49 का जो है केवल 2 सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, मेगालिथिक संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। मेगालिथिक संस्कृति जो है, पहला कथन, मेगालिथिक या महापाषाण स्थलों में काले और लाल मृदभांड के प्रयोग का साक्ष्य नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका साक्ष्य जो है मिला है। ठीक है, लाल और काले मृदभांड के साथ धूसर मृदभांडों का भी प्रयोग होता था। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है, मेगालिथिक या महापाषाणकालिक समाज काफी हद तक बहुजातीय है, जैसा कि उनके आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के समाधान प्रथाओं में परिलक्षित होता है। तो जहां तक स्टेटमेंट 2 की बात है, तो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी गलत है। ठीक है, महापाषाणिक समाज काफी हद तक एक समरूप प्रतीत होता है, जैसा कि आंतरिक और बाह्य अंत्येष्टि विशेषताओं में समानता से पता चलती है। हालांकि उत्खनन से अंत्येष्टि के प्रकारों, विशेष रूप से अंतः और बाहिक अंत्येष्टि में एक रूपता का अभाव प्रकट होता है। ठीक है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमें जो है सही कथन चुनने थे, दोनों कथन गलत है, इसलिए ना तो 1 और ना तो 2 इसका सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 प्रश्नों को देखा है। ठीक है, 40 मिनट होने वाला है। हम लोग छोटे वीडियोज ही बनाते हैं ताकि एक बार में एक वीडियो पूरी तरीके से समाप्त किया जा सके, रिवाइज करने में भी आसान होता है।
ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 51 से 100 तक देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।